Everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशन मंसूरी और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज हैं, उनके बारे में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक थर्ड ईयर में आपको कुछ 2 या 3 ग्रुप्स पूछे जाते हैं और बाकी के सारे ग्रुप फोर्थ ईयर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से कॉम्पोजिटिव फैमिली जो है वो आपको फोर्थ ईयर में ही पूछी जाती है। ठीक है, तो आई थिंक अबाउट कि हमें सारी फैमिलीज एक बार कवर कर लेनी चाहिए, राइट। तो ये जो कॉम्पोजिटिव फैमिली है जो कि आज का हमारा टॉपिक है, तो आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो हमारी जितनी भी इंजरी ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है, इंजरी ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है वो मोस्ट ऑफली कॉम्पोजिटिव फैमिली से बिलोंग करती है। तो कॉम्पोजिटिव फैमिली के अंदर ऐसा कुछ है जो कि हमारी इंजरी को ठीक कर देता है, राइट। तो शुरू करते हैं। जैसे कोई भी फैमिली या फिर तो कोई भी ग्रुप पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो उसे लिखने का एक टाइप होता है, उसके अंदर कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको डालने होते हैं, राइट। तो पहला, जैसे कि इस फैमिली के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट रेमेडीज आ रही हैं वो आपने लिखनी है, खास करके इम्पोर्टेंट मेडिसिन, बिकॉज कि हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर होम्योपैथी की सारी मेडिसिन नहीं आती, राइट। तो आपको जो पता है या फिर तो जो मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन है वो आपको लिखनी है। उसके बाद शीट ऑफ एक्शन लिखना है, एलिमेंट्स फ्रॉम लिखना है, पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन, कॉमन मेंटल कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो कि आगे आएगा, मोडालिटी एंड रिलेशनशिप्स, राइट। तो इतनी चीजें आपको लिखनी है। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कॉम्पोजिटिव फैमिली और साथ में इसकी कोई भी इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में डिटेल में बताइए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि भाई इम्पोर्टेंट इसके अंदर कौन कौन से मेडिसिन है। सो फर्स्ट हमारे पास है एब्रोटिनम, जो कि फोर्थ ईयर के अंदर पूछी जाती है। बेलिस्पर, जो कि हमारी बहुत पॉपुलर इंजरी ग्रुप की मेडिसिन है, डीप टिश्यू इंजरी इससे होती है। आर्निका मोंटाना, जो कि मैकेनिकल इंजरी के लिए जानी जाती है। कार्डस मारी, जिसके अंदर ज्यादातर हम इसको लीवर मेडिसिन बोलते हैं। देन यूपिटोरियम परफोरेटम, ठीक है, जो कि अगेन हमारी बहुत अच्छी वाली इंजरी की भी मेडिसिन बोल सकते हो। इसके अलावा यूपिटोरियम जो है वो आपका हेमरेज वगैरह में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि इंजरी एंड हेमरेज या फिर तो ब्लड के ऊपर एक्शन होना वाज द कोर ऑफ कॉम्पोजिटिव फैमिली, राइट। आगे बढ़ते हैं, शीट ऑफ एक्शन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन जैसे इंजरी अगर तुम देखने जाओगे तो इंजरी कहाँ होती है, मोस्टली स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट, जीआईटी। उसके अलावा अगर कोई इंजरी है जिसके अंदर नर्व इन्वॉल्व है, राइट। उसके अलावा जब मैंने बात करी हेमरेज और ब्लड की, तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपका सीवीएस आ जाएगा। तो इतने में ही आपका आधे जो शीट ऑफ एक्शन है वो आपको पता चल गए, ठीक है। जैसे पढ़कर हम देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग विच इज ब्लड कैपिलरीज, राइट, मसल एंड द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज, जिसके अंदर इंजरी हो सकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी, रेस्पिरेटरी, गट, इन सब का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इफेक्ट हो सकता है। माइंड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा आर्निका मोंटाना है, कार्डस मारी है, उन सब के अंदर माइंड के सिम्टम बहुत ज्यादा आपको प्रोमिनेंट मिलते हैं। देन नर्व देखेंगे हम, नर्व है इसके अंदर शीट ऑफ एक्शन के अंदर, ब्लड है, स्किन, ब्रेन, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ग्लैंड्स, ब्रेस्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लास्टली जॉइंट्स। तो आप ऑन एंड ऑफ देखने जाओगे तो मोस्टली सारी चीजें इसके अंदर आ ही जाती हैं, बट द कोर वाज म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, ब्लड, मसल, सॉफ्ट टिश्यू, डीप टिश्यू, राइट, एंड माइंड। इतनी चीजें अगर आपने लिख दी तब भी इनफ है। एलिमेंट्स फ्रॉम देखेंगे तो अगर थोड़ा सा हम ब्रश आउट करें तो जो आर्निका मोंटाना है उसका एलिमेंट्स फ्रॉम क्या होता था, मैकेनिकल इंजरी, एनी काइंड ऑफ इंजरी, ओल्ड इंजरी। कार्डस मारी देखने जाओगे, बियर, अल्कोहल, बियर वेजिस। यूपिटोरियम के ऊपर देखने जाओगे किसी भी टाइप की अगेन मैकेनिकल इंजरी, राइट। बेलिस्पर के अंदर भी
ऑन एंड ऑफ यही चीजें होती हैं। तो इतना आपने ध्यान में रखना है। जैसे कोई भी ग्रुप पढ़ रहे हो तो उसकी जो मेडिसिन जो तुमने पहले से ऑफ कोर्स पढ़ के रखी हुई है तो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद जब तुम कोई भी ग्रुप को पढ़ने जाओगे तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। So elements from first of all, which is mechanical injury and wound, fall from the height, overexertion, lifting, shock, being chilled or overheated, repeated trauma, blood poisoning, suppression of discharges, grief, bad news, fright, suppression of anger. राइट, तो सारी चीजें होपफुली आपको समझ में आई। इसमें कोई मतलब कि इतना ज्यादा जो है कि अलग वर्ड नहीं आया है। अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। देन पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में होता क्या है कि जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसके चेन ऑफ एक्शन है उनके ऊपर हम देखते हैं कि ये एक्चुअली कॉज क्या करता है। एक्चुअली यहाँ पर पैथोलॉजी कॉज क्या होती है, इसका एक्शन क्या है बॉडी के अंदर, राइट, उसको हम देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग विच इज ब्लड वेसल स्पेशली कैपिलरीज। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने कहा हेमरेज है तो या तो जो हमारी कैपिलरी है वो रप्चर हो जाएगी या फिर तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है कि वो बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेगी जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्रीली मूव हो सकेगा। जैसे आपने आर्निका के अंदर भी देखा होगा कि प्लेथोरिक पर्सन आपको दिखता है। तो प्लेथोरा का मेन रीजन क्या है, बिकॉज की पेशेंट के अंदर ब्लड सप्लाई वाज टू गुड, उसकी कैपिलरीज जो है वो बहुत डायलेटेड है जिसकी वजह से बहुत अच्छे से ब्लड जा रहा है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या लिखा है, रिलैक्सेशन एंड द अवेकिंग ऑफ द वीकनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल। स्टेसिस है मतलब कि एक जगह पर रुक जा रहा है। एक्स्ट्रावाजेशन है इन द सेंस आर्निका के अंदर भी हमने देखा था कि भाई हमारी कैपिलरी है उसके बाहर ब्लड निकल जाता है। तो आर्निका के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ये जो बाहर निकल गया हुआ ब्लड है उसको अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करवा सकती है, राइट। यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रावाजेशन, कैपिलरी ओजिंग, इकाइमोसिस विच इज कैपिलरी हेमरेज, छोटा सा हेमरेज जो होता है, इंटरनल हेमरेजेस, राइट। मसल एंड सॉफ्ट टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर इसका क्या एक्शन है, तो ये क्या करवाता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है। जैसे अगर आर्निका का अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, साथ में बेलिस का भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है, कुछ भी होता है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। साथ ही साथ बेलिस पर और आर्निका और कार्डसमारी तीनों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, सोर, लेम, ब्लूइश फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी। साथ आर्निका के अंदर ये एक एडिशनल चीज है कि पेशेंट जहां पर भी सोता है वो उसे हार्ड लगता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआई, रेस्पी एंड गट। सो देयर इज इन्फ्लेमेशन अगेन with exudation and soreness. Also there is congestion, discharge with bleeding, राइट। तो ये इसका जो है कि म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर तो गट के अंदर ये कंजेशन कॉज करता है, सोरनेस कॉज करता है और हमारा जो है कि हेमरेज कॉज करता है। सीएनएस के ऊपर क्या इसका एक्शन है, तो देयर इज कंजेशन, देयर इज कन्वर्जन और ग्लैंड्स के अंदर क्या करता है, इन्फ्लामेशन इन ड्यूरेशन, जो ग्लैंड्स है वो बड़ी हो जाएंगी, बिग हो जाएंगी, उनके अंदर इन्फ्लामेशन या फिर तो एक हार्डनेस आ जाएगी एंड ऑल्सो कंजेशन। कंजेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा और इन्फ्लामेशन भी। जॉइंट्स के अंदर भी देखोगे इन्फ्लामेशन जो कि कॉज करवाता है रूमेटिज्म। स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, साथ ही साथ सुपुरेशन होगा, पस फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। देन नर्वस इंजरी हो सकती है, अगेन इन्फ्लामेशन हो सकता है, इंटेंस पेन विथ सोरनेस, राइट। यहाँ पर है सोर, लेम, ब्लूइश फीलिंग, तो वो भी किसकी वजह से होती है, नर्व्स की वजह से हमें पेन पता चलता है। यूट्रस मसल एटोनी हो सकती है, मतलब कि जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल बंद भी हो सकते हैं और बहुत कम भी हो सकते हैं, विच इज एटोनी। और हेमरेज भी हो सकता है। हार्ट जो है उसके अंदर हाइपरट्रॉफी होगी। तो आप यहाँ पर ज्यादातर देखोगे तो इन्फ्लामेशन है, सुपुरेशन है, इंड्यूरेशन है, तो ये सारी चीजें हमारा माइज्म जो है वो कहीं ना कहीं सौरा और उसके साथ साथ साइकोसिस को इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज देयर इज अ ओवर ग्रोथ, राइट, ओवर ग्रोथ। सो आगे बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मेंटल
सिम्टम्स हम देखेंगे। सो सेंसिटिव टू इफेक्ट ऑफ द रिसेंट और पास्ट ट्रॉमा, जैसे आर्निका के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है कि अगर किसी को बहुत सालों पहले कोई इंजरी हुई है और अभी वो इंजरी दर्द कर रही है, वो पार्ट दर्द कर रहा है, तो आर्निका वाज द बेस्ट मेडिसिन, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि सेंसिटिविटी है फ्रॉम द रिसेंट, जो अभी अभी इंजरी हुई है, और पास्ट का ट्रॉमा जो सालों पहले हुआ था। फियर ऑफ द एक्सीडेंट एंड डेड बॉडीज, anxious and aversion to work and unsatisfaction of all the time, ये इसका बहुत important symptom है। Then nervousness and hysteria in the female during menses, ये खास करके एक important चीज है कि during menses ही फीमेल को hysteria हो सकता है और साथ ही साथ nervousness feel हो सकती है। Frightened starts with the fright, कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेबल, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेबल इन द सेंस कि भाई मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे ये बोल रहा है कि जो अर्थ है वो गोल है और मैंने ये बोला कि अर्थ जो है वो स्क्वायर है, तो अब वो मेरा क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन, वो मेरी बात को उल्टा करके बता रहा है। तो अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, भले ही मैं गलत हूँ बट स्टिल ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है उससे जो पेशेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पेशेंट हूँ आर्निका का, बेरिस पर का, या फिर तो किसी भी ग्रुप, इस ग्रुप के किसी भी मेडिसिन का, तो यहाँ पर मुझे क्या होगा, फ्राइट हो जाएगा उसकी वजह से, और मैं जो है कि अपना फ्राइटेडनेस स्टार्ट हो जाएगा मेरे अंदर, एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी, मुझे फियर आने लगेगा कि भाई क्या हो गया, मैंने गलत बोल दिया, इसने मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेबल, उसे किसी दूसरे की चीजें चुराना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसके अंदर भले ही उस पर्सन को, उसको किसी भी चीज का इतनी जरूरत नहीं है, वो चोर नहीं है, लेकिन उसे एक अर्जेंट होती है कि किसी दूसरे की चीज देखकर कि मैं इसे चुरा लूं। जैसे कि अगर एक सेलिब्रिटी है मिस रेखा, ठीक है, उनको भी इस तरीके का मेनिया है, वो भी दूसरों की चीजें जो है वो चुरा लेती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है यहाँ पर सेमेबोलिज्म। सेमेबोलिज्म क्या होता है कि भाई रात में, नाइट के अंदर पेशेंट जब सो रहा है, राइट, पेशेंट जब जो है वो रेस्ट के स्टेज के अंदर है या फिर तो स्लीप में है, ठीक है, और वो चलना शुरू कर देता है, जिसको कि हम नींद में चलना बोलते हैं, जिस सेमेबोलिज्म। गेट अप इन द नाइट टू वर्क बट फॉरगॉट इन द मॉर्निंग, कि भाई पेशेंट जो है वो रात को अच्छा खासा उसने उठकर काम भी कर लिया, जैसे मैंने कहा कि चलना, वो चलता है रात में और फिर उसको पता नहीं होता कि मैं चल रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है कि पेशेंट काम कर रहा है, रात को उठकर वो काम कर रहा है, लेकिन वो जब सुबह होती है तब उसे पता ही नहीं चलता कि ये काम उसने किया है, या फिर तो ये काम वो कर रहा था रात को। देन उसके बाद दूसरा सिम्टम है हमारे पास फॉरगॉटफुल सेंसेशन, एज इफ फॉरगॉटन समथिंग एंड सडनली स्टॉप व्हाइल वॉकिंग, कि एकदम से कुछ कुछ चीज याद आती है और फिर उसे लगता है कि मैं किसी चीज को भूल रहा हूँ, ठीक है। ये एक बहुत स्ट्रेंज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, जो कि एक लाइक अगर तुम कहोगे एक्यूट या फिर तो स्टार्टिंग के फेज का जो हमारा साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होती है, उसके स्टार्टिंग के फेज में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इरिटेबिलिटी एंड गेट्स एग्रावेटेड बाय नॉइस। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये जो सारे सिम्टम्स है वो आपको बहुत स्टार्टिंग के अंदर पता लग जाता है, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम पेशेंट लेकर आ रहा है तो आप उसको साइकियाट्रिक कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे क्योर कर सकते हो, ठीक है। चाइल्ड की बात करेंगे, सो चाइल्ड इज स्पिटफुल, इल नेचर्ड, अनसिविलाइज, लोगों के साथ रहना उसे नहीं पसंद, क्रूअल है, बच्चों की चीजें तोड़ देता है, पेविश है, एकदम नर्वस रहता है, ज्यादा किसी से बात करना नहीं चाहता है, इरिटेबल, पुअर कम्प्रिहेंशन, लोगों के साथ जल्दी घुल मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर बच्चा आपके पास भी आता है किसी भी तरीके की कंप्लेन लेकर, तो यू विल थिंक अबाउट कि भाई कॉम्पोजिटिव फैमिली का ये बच्चा हो सकता है, राइट। तो
देन उसके बाद हमारे पास है फिजिकल सिम्टम्स, राइट। तो ये अभी तक हमने जितने देखे वो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि भाई एक मेंटल एक कोर ये बनाता है सारी मेडिसिन का जो कि इसके अंदर आती है। अब हम बात करेंगे फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। तो इसके अंदर होता क्या क्या है, क्या डिसीज, क्या कंप्लेन लेकर पेशेंट आपके पास आ सकता है। देयर इज एक्यूट और देयर इज अ क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ अ ट्रॉमा, जो ये चीज हमने आगे भी देखी। sore lame bluish feeling of affected part with congestion, hard bed feeling, मतलब कि बेड जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, जो कि आपको आर्निका के अंदर सिम्टम मिलता है। विथ मार्क रेस्टलेसनेस एंड कंप्लेन वेरियस एलिमेंट्स, राइट, कि भाई रेस्टलेसनेस होती है, इधर उधर पेशेंट घूमता रहता है कि भाई कहीं तो मुझे अच्छा एक सॉफ्ट प्लेस मिले जहां पर मैं सो पाऊं। hypersensitivity to touch out of the proportion of affection, कि भाई उसे टच करना, जैसे कुछ मेडिसिन होती है जिनको सिर्फ टच से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, एवर्जन होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, टच आउट ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ अफेक्शन, कि भाई आप उसको सिर्फ टच करके चले जाओगे लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे बच्चा भी अगर यहाँ पर है तो आप उस बच्चे को बार बार उसके चीक्स के ऊपर टच कर रहे हो, उसको हैंड्स खींच रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा उसकी वजह से, राइट। और वैसे भी वो एज उम्र है, अनसिविलाइज है वो, ठीक है। तो इस तरीके की एक बहुत मार्क ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। इकाइमोसिस, अगेन पेचियल हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेजिक टेंडेंसी है यहाँ पर, हेमरेज फ्रॉम द रिलैक्स्ड ब्लड वेसल, राइट, जो हमने आगे भी देखा कि इसका एक्शन है ब्लड की कैपिलरीज के ऊपर और वो उसे रिलैक्स कर देता है। विच इज द प्रोफ्यूज ब्राइट रेड, राइट। तो अब यहाँ पर कैसे टाइप का ये हेमरेज है, एक्टिव टाइप का हेमरेज है, जिसके अंदर आर्टरीज के अंदर से ब्लड जा रहा है, राइट। and painless fluid oozing of the blood from the edges of the closed wounds, राइट, कि भाई यूजुअली क्या होना चाहिए कि जो वुंड है उसके अंदर से ओजिंग अगर हो रही है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि वुंड तो बिल्कुल बंद है लेकिन स्टिल उसके एजेस के अंदर से थोड़ा थोड़ा सा ओजिंग हो रहा है किसी भी पानी का, चिपचिपे पानी का, तब आप कोई भी मेडिसिन यहाँ पर यूज कर सकते। ओपन टोर कट लेसरेटेड थ्रेड, अब यहाँ पर जो है लेसरेशन जब होता है तो उसके एजेस जो हैं वो इस तरीके से खुरदुरे हो जाते हैं, राइट, तब आप यूज कर सकते हो। सुपुरेशन वुंड, वुंड के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है। हेमरेज फ्रॉम ऑल द ओरिफिसेस एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, ऑल ओरिफिसेस के अंदर आपका माउथ, नोज, एनस, विजाइना सारी चीजें आ जाती हैं। देन जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर से डिस्चार्ज कैसा होगा, एक्रीड, ऑफेंसिव एंड इनवॉलंटरी। सडन शिफ्टिंग पैरालिटिक पेन, राइट। उसके अलावा सेप्टिक फीवर एंड द डेलीरियम एंड स्यूडो यूफोरिया। तो यहाँ पर क्या है कि सेप्टिक फीवर है किसी पेशेंट को, अगर कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जिसको ट्रॉमा है, जिसको वुंड्स हैं और उसके अंदर सुपुरेशन हो चुका है, दैट मीन्स उनको सेप्सिस हो सकता है। उसके साथ साथ सेप्टिक फीवर है क्योंकि बहुत हाई अमाउंट का होता है, मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर का होता है, राइट। ऐसा फीवर है, साथ में डेलीरियम और साथ में रेस्टलेसनेस का, तो आप जो है कि खास करके आर्निका मेडिसिन यूज कर सकते। और recurrent symmetrical sore crowds of the body, convulsion with a trembling tremulousness in the internal organ, convulsion after the suppression of the menses, lochia, suppression of the lochia and suppression of the milk in nursing women, hemoptysis after suppression of menses, दैट मीन्स हेमोटाइसिस क्या होता है, वॉमिटिंग ऑफ या फिर तो सॉरी स्पूटम के अंदर हमें ब्लड दिखता है, ठीक है। तो वो खास करके जब सप्रेशन ऑफ मेंसेस होते हैं तब लेडी के अंदर देखने को मिलता है। डिसमेनोरिया मीन्स डिफिकल्टी इन मेंसेस, या फिर तो कह लो कि भाई पेन इन द मेंसेस विद सेंसेशन ऑफ द वेट इन पेल्विस विद स्कैंटी मेंसेस, अटैक ऑफ कोलिक आफ्टर हार्ड लेबर, एपिलेप्सी आफ्टर प्यूबर्टी। मेरास्मस है यहाँ पर, जैसे अबॉर्टिनम हमने देखा था मेडिसिन, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर द मेरास्मस। सो मेरास्मस असेंडिंग वास्टिंग
एंड इंस्पिट ऑफ रेवेनस एपेटाइट। असेंडिंग वेस्टिंग का क्या मतलब है, जैसे ये हमारा लेग है और ऊपर का हमारा एब्डोमेन थोरक्स का पोर्शन है, ठीक है। तब यहाँ पर जो वेस्टिंग है मसल का, राइट, जो एरास्मस है वो हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी मालन्यूट्रिशन का डिजीज है। तो यहाँ पर असेंडिंग वास्टिंग से हमारा क्या मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ पेशेंट पतला दिखाई देगा। दैट मीन्स कि उसके लेग्स जो हैं वो बिल्कुल पतले होंगे और ऊपर की तरफ जो एब्डोमेन है वो इसके प्रोपोर्शन में मोटा होगा, राइट। यूजुअली इतना मोटा नहीं, लेकिन लेग्स के प्रोपोर्शन में जब देखोगे तो वो मोटा दिखेगा। उसको कहते हैं हम असेंडिंग वास्टिंग। एंड साथ ही साथ पेशेंट को जो है इंस्पिट ऑफ रेवेनस एपेटाइट, दैट मीन्स पेशेंट का खाना पीना बहुत अच्छा है लेकिन स्टिल उसे वेस्टिंग है। लिएंट्रिक स्टूल एंड मिल्की यूरिन एंड circumscribed red cheek, blue ring around eyes, right? उसके अलावा ओवर सेंसिटिवनेस arising from the abuse from coffee, narcotics and thirsty person. Anxious dream with restless sleep. Modalities देखेंगे, so aggravation, damp cold, damp cloudy weather, touch, motion, cold air, drinking, injury, evening, jar, night, alcohol and another discharges. उसके अलावा एम्यूलेशन है हमारे पास, लाइक कंटिन्यूड मोशन है, लेइंग ऑन एब्डोमेन है, बेटर आफ्टर डिस्चार्ज, रेस्ट, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड ओपन एयर। लास्ट में हर एक जगह पर आपको क्लिनिकल कंडीशंस लिखनी है कि भाई कौन से क्लिनिकल कंडीशन के लिए हम ये जो हमारी फैमिली है पूरी ग्रुप जो है उसको उसके मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे यहाँ पर वही डिजीजेस आएंगे जो कि हमने आगे जिसके फिजिकल जनरल्स हमने देखे हैं, ठीक है। So hopefully आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। If you have any doubt then you can ask me in the comment section and do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel and thank you so much for watching.